आज जो हमारा टॉपिक है वो एक तो ये क्या है, एक तो लिस्ट ऑफ फिटनेस है और पॉक्सो एक्ट में क्या लिस्ट ऑफ फिटनेस होनी चाहिए दिल्ली पुलिस या कोई भी यूपी पुलिस, उनके आईओएस के लिए स्पेशल है ये नीचे वाला पोर्शन। और बाकी तो स्टूडेंट को भी नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरा ये जो है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 तो आज ये हमारे टॉपिक हैं सर। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। ये नई सीरीज है, क्रिमिनल एक्ट्स की नई सीरीज है ये। अब जो हमने चालू किया है आईपीसी, सीआरपीसी और सॉरी भारतीय दंड संहिता, नागरिक संहिता और साक्ष्य अधिनियम खत्म करने के बाद में ये सीरीज चालू की है हमने। तो चलो आज इसको सीरीज को पहले पॉक्सो की लिस्ट आपको समझाते हैं क्या है। देखिए, पॉक्सो के अंदर सबसे पहली बात तो जब गवाहों की लिस्ट तैयार की जाए तो एक पुलिस ऑफिसर्स आईयू का कर्तव्य होता है कि वो सबसे पहले जो काम बताए गए हैं वो तो कर ही ले, लेकिन सबसे पहले लिस्ट में बता देता हूं कि क्या क्या होना चाहिए उसमें, चार्जशीट में क्या क्या चीज दाखिल करे वो। सबसे पहले तो बच्चे को गवाह बनाए लिस्ट ऑफ विटनेस में, बिना नाम लिखे, नाम नहीं लिखे उसका। नाम लिखना है तो केस डायरी में लिखे सीक्रेसी के लिए, या अपने किसी रिकॉर्ड में रखे उसमें लिख ले तो ज्यादा अच्छा है। केस डायरी में लिख ले जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होती है। दूसरे बच्चे परिवार के किसी सदस्य को जो घटना के विषय में कुछ प्रकाश डालता हो उसको गवाह बनाए। एनजीओ सदस्य जिसने इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट किया हो, तीसरे नंबर पर उसे गवाह बनाए। चौथे नंबर पर डॉक्टर साहब जिन्होंने मेडिकल किया हो या मेडिकल में जिस भी मेडिकल कार्य किया हो उसमें अपनी रिपोर्ट दी हो, फाइनल रिपोर्ट दी हो, तो जितने भी डॉक्टर संबंधित हो 1, 2, 3 सबको गवाह बनाए। एफएसएल एक्सपर्ट, यदि कोई मामला एफएसएल भेजेगी या कुछ प्रॉपर्टी उसमें से या कोई रिपोर्ट उसमें से आनी है एफएसएल की तो उनको गवाह बनाए। बच्चे की उम्र सिद्ध करना इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि बच्चों की उम्र सिद्ध नहीं करोगे तो ये सारा केस नुकसान करेगा आपको। सबसे बड़ी बात है ये पॉक्सो का मतलब ये है कि पहले बच्चा, जब तक बच्चा नहीं तो वो केस नहीं। तो सबसे पहले बात होगी बच्चे की एज को सिद्ध किया जाए। तो बच्चे की एज को कौन पेश करेगा? या तो प्रिंसिपल साहब से सर्टिफिकेट, प्रिंसिपल साहब को, या नगर पालिका से कहीं बच्चे की जन्मपत्री वगैरह है, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट है, तो उसे सिद्ध कराने के लिए कोई ऐसा आदमी जरूर होगा। अगर ये उम्र सिद्ध नहीं करी तो आपका केस स्टैंड नहीं करेगा, केस फेल हो जाएगा आपका आयु का। जो व्यक्ति पुलंदर लेकर एफएसएल जाता है उसे गवाह बनाए। मजिस्ट्रेट जिन्होंने उसका बयान लिखा है बच्चे का 183 के तहत उसको गवाह बनाया जाना चाहिए, या पॉक्सो एक्ट के तहत जिन्होंने बयान लिखा है, जो धारा इसमें दी है एक्सप्लेन करी है मैंने अपने एक्ट उसमें, गवाह बनाए। कोई डीडीए लिखी गई है डीडी वगैरह तो उनकी एंट्री संबंधित जो गवाह उन्हें गवाह बनाए। 112 की सूचना से यदि एफआईआर दर्ज हुई है तो 112 का जो फॉर्म भरा गया है उस फॉर्म को जो सिद्ध करेगा कोर्ट में उसको गवाह बनाए। जिसने एफआईआर लिखी है अर्थात ड्यूटी ऑफिसर उसको गवाह बनाए। जो पुलिस ऑफिसर उसके साथ रहे हैं उन्हें गवाह बनाए। अगर किसी स्थान में, किसी मकान में, दुकान में हुआ ही घटना तो उसके मालिक को, जिसका मकान हो, या सीसीटीवी फुटेज कहीं देखी गई हो तो ऐसी सीसीटीवी फुटेज की ओरिजिनल लेकर, या जिसको बोलते हैं जिसके अंदर डाटा रेस्टोर होता है, उसको लेकर उसे एफएसएल भिजवाकर फिर उसको सील किया जाए। और जो 65B का सर्टिफिकेट पहले बोलते तब दूसरा नंबर होता है, हो गया, क्योंकि सेक्शन हमें पुरानी तरह से याद है, पढ़ाने के वक्त हम तैयारी कर लेते हैं। तो एक 65B का सर्टिफिकेट होता है, लेकिन अब साक्ष्य अधिनियम में वो बदल गया है। उस सेक्शन को देख ले, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इस समय। तो उसमें वो वाला सर्टिफिकेट जो 65B का पुराना सर्टिफिकेट था वो लेके गवाह बनाए और प्लस आईओ को गवाह बनाए। तो इस प्रकार से 14-15 गवाह इस पॉक्सो को केस में बनते हैं। इनमें जन्म वाला सबसे इंपॉर्टेंट विटनेस कहलाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट।
अनैतिक देह व्यापार, अनैतिक देह व्यापार एक्ट। अनैतिक देह व्यापार जो है ये अपराध है। 1956 का ये एक्ट है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना एक्ट है 1956 का। आज हम इससे आपको स्टार्ट करते हैं, बताएंगे आपको क्या होता है ये। तो सबसे पहले इसे समझने से पहले हमें इसमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, तब हम इस एक्ट पे आगे चलेंगे। इस एक्ट को सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि होता क्या क्या है। पहले कुछ डेफिनेशंस, इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं सेक्शन 2 में। टोटल इस एक्ट के अंदर 25 सेक्शन है, लेकिन हमारे लिए 7-8 सेक्शन रेलेवेंट है, जो हम आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे कि 2-3 लेक्चर में से खत्म करें। अनैतिक व्यापार, अनैतिक इमोरल ट्रैफिक एक्ट, अनैतिक देह व्यापार, इसको रोकने के लिए यह एक्ट 1956 बना। सबसे बड़ी बात है कैसे बना। 1950 में न्यूयॉर्क में कन्वेंशन हुई, जिसमें डिसाइड किया गया कि इन कामों को रोका जाए, इससे समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है और समाज गलत कार्य की ओर अग्रसर होता है। उसको हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लोकसभा में 20 दिसंबर 1954 को मिनिस्टर थे श्री के एन काटजू साहब की मिनिस्टर थे उस जमाने में। 1954 में इस एक्ट को, बिल को पेश किया गया और बिल ने जो है इसको 1956 में एक्ट की या कानून की शेप ली। तो ये तो रहा इसका इतिहास। अब आगे इसकी डेफिनेशन 2 में पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन में हमें कुछ बातें समझनी होंगी। ब्रोथल हाउस क्या है, चाइल्ड क्या है, प्रोस्टिट्यूशन क्या है, प्रोटेक्टिव होम क्या है, स्पेशल ऑफिसर क्या है और ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर क्या है, ये बातें हमें समझनी चाहिए। वैसे तो आप लोगों को भी सेक्शन से देखना चाहिए, कोर्ट से, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने लेवल से आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जरूरी है। नहीं बताएंगे तो ब्रोथल की नहीं बताऊंगा डेफिनेशन, अभी ब्रोथल की मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। बच्चा, सबसे पहले बात चाइल्ड क्या होता है, क्योंकि ये चाइल्ड के अब्यूज के केस भी हैं और अब तो मैं समझता हूं ऐसे केस में सब पॉक्सो भी लग जाएगी। अब तो ऐसे केस में अगर कोई कराता तो पॉक्सो भी अट्रैक्ट होगी, क्योंकि पॉक्सो एक्ट उस समय 56 में नहीं था, अब पॉक्सो एक्ट है। चाइल्ड मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 16 ईयर। चाइल्ड मीन्स वह बच्चा जिसने अपनी 16 साल की उम्र कंप्लीट नहीं की है। मेजर मीन्स जिस व्यक्ति ने 18 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है। माइनर, जिस व्यक्ति ने 18 साल की उम्र कंप्लीट नहीं की है। माइनर, तो देखिए माइनर की डेफिनेशन में कौन है, जिसने 18 साल की उम्र कंप्लीट नहीं की है। और बच्चे में बच्चा कौन है, जो 16 साल से कम का है। आप डेफिनेशन को समझ लें, इसकी डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। बाकी तो कई जगह बच्चा 12 साल का भी गिना जाता है। इसके अंदर 16 साल से कम का बच्चा, माइनर वो जो 18 से कम का हो वो माइनर, और मेजर वो जिनने 18 साल की उम्र पूरी कर ली हो। तो ये ध्यान रखें इस एक्ट के लिए। प्रोस्टिट्यूशन मीन्स इज सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज ऑफ ए पर्सन फॉर कॉमर्शियल पर्पस। यहां प्रोस्टिट्यूशन जब आप समझेंगे तो कॉमर्शियल पर्पस ही प्रोस्टिट्यूशन है, आप ध्यान रखें। देखिए आप समझ लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सैंक्शन में चार्ज करने के लिए किसी को हमें यह सिद्ध जरूर करना पड़ेगा
कि द ऑफेंस वाज फॉर मनी ट्रांजैक्शन। व्हाट इज मनी ट्रांजैक्शन? यदि नहीं है तो बेकार है, फिर आप सिर्फ भटकोगे इस केस के अंदर। अभी डेफिनेशंस भी बताऊंगा। प्रोस्टिट्यूशन मींस सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज ऑफ पर्संस फॉर कॉमर्शियल पर्पस और द एक्सप्लोशन प्रोस्टिट्यूट शैल बी कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंगली। और प्रोस्टिट्यूट कौन? जो इसको धंधे करे। तो वेश्यावृत्ति का मतलब है शारीरिक शोषण या दुरुपयोग धन के लिए, या वैश्या से मीन्स इसी शब्दों के मुताबिक जो इस तरीके के व्यापार में पड़ी हो, वो वैश्या। पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस की डेफिनेशन आगे ही बताऊंगा, यहां भी समझें। पब्लिक प्लेस से मतलब ऐसा होता है जहां जनता आती हो जाती हो, या जो किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे से 200 मीटर की दूरी पर हो, के अंतर्गत वो स्थान के पास में गुरुद्वारा, मस्जिद ये 200 मीटर की दूरी पर हो। कोई हॉस्पिटल हो, चर्च हो, नर्सिंग होम हो, इस तरीके की चीजें, या जिसको डीएम वगैरह ने नोटिफाइड एरिया डिक्लेयर कर रखा है कि दिस इज द पब्लिक प्लेस, जहां पब्लिक की एक्सेस हो, दैट इज कॉल्ड पब्लिक प्लेस। अब आगे चलते हैं। स्पेशल पुलिस ऑफिसर, इस एक्ट में स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की पावर पुलिस को दी गई है, उसका बाकायदा नोटिफिकेशन होता है और इसके अंदर वो नोटिफाइड किया जाता है। ये तो पुलिस ऑफिसर्स को ज्यादा पता होगी, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि क्या उन पर स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की पावर है। जहां तक मुझे याद है दिल्ली पुलिस में तो मुझे पता है कि ये पावर्स जो है इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स को दे रखी थी। सब इंस्पेक्टर्स को भी हो सकती हैं, लेकिन नोटिफाइड इसमें क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं है तो मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स मींस ए पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू बी इन चार्ज ऑफ द पुलिस ड्यूटीज विद इन ए स्पेसिफाइड एरिया फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। नोटिफाइड भी होते हैं, अपॉइंटेड भी होते हैं, और गवर्नमेंट पावर भी देती है समय समय पर। किसको दी हुई है ये आप पुलिस का रिकॉर्ड चेक करके पूछ सकते हैं पुलिस ऑफिसर से, वेदर यू आर स्पेशल पुलिस ऑफिसर, प्लीज शो मी द एविडेंस टू बी पुलिस ऑफिसर इन दिस एक्ट। तो इसलिए इस एक्ट में स्पेशल पुलिस ऑफिसर होना भी अनिवार्य है। ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर मीन्स ए पब्लिक पुलिस ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 4 और सेक्शन 13। ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर वो है जिसको ऐसी शक्ति दी हुई है। तो ये 4-5 टर्मिनोलॉजी थी, माइनर, मेजर, ये सब आपको नॉलेज में होनी चाहिए। अब इसकी जो मेन टर्मिनोलॉजी है ब्रोथल हाउस, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ब्रोथल हाउस से मीन्स ऐसा है कोई स्थान, कोई कमरा, मकान, उसका कोई हिस्सा जिसका प्रयोग सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, सेक्सुअल एब्यूज के लिए कोई व्यक्ति करता हो या कराता हो, कोई व्यक्ति करता हो या कराता हो, तो यह माना जाएगा कि वो ब्रोथल हाउस चलाता है। अंग्रेजी में पढ़ता हूं, हिंदी में ना समझ में आइयो। ब्रोथल इंक्लूड्स एनी हाउस, कन्वेंस और प्लेस or any portion of the house, room, conveyance or place which is used for the purpose of sexual exploitation or abuse for the gain of other। देखिए यहां वर्ड को जरा वर्डों को ध्यान रखें। of exploitation, sexual exploitation or abuse या दुरुपयोग, for gain of another person, for gain of another person। जहां पे कोई धंधा करके पैसा कमाता हो अपने फायदे के लिए, अर्थात गेन, मनी। मनी इन्वॉल्वमेंट मैंने पहले बताया आपको, मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो कुछ नहीं है। गेन फॉर मनी, एक के लिए या दो के लिए या मोर के लिए, फॉर द गेन ऑफ अनदर पर्सन
दूसरे के लिए पैसा फॉर द म्यूचुअल गेन ऑफ टू और मोर प्रोस्टिट्यूट्स, या तो आपस में ही धंधा करें, कमा कमा के एक दूसरे में बांटें, शेयर करें, या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जो उसका इंचार्ज हो, मालिक हो, उसके लिए करें। ऐसा स्थान ब्रोथल हाउस कहलाता है। ये सीरियस ऑफेंस की श्रेणी में आता है। ऐसा धंधा मना है, गलत है इस तरीके का काम करना। अब इसमें अलग अलग स्थिति आएंगी, वो मैं पहले धीरे धीरे आपको बताता हूं, जरा सा अपने समझाने की कोशिश भी करता हूं। थोड़ी सी कुछ लॉ पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। सेक्शन तो जिक्र ही कर लेंगे, सेक्शन तो पता ही लग जाएंगे हमें, सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले लॉ को पता होना जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल एक ही घटना है, एक ही घटना है, solitary instance of prostitution in a place does not make the place brothel। देखिए मुझे नहीं, मेरी डेफिनेशन नहीं है, मद्रास हाई कोर्ट की डेफिनेशन है भाई साहब। मद्रास हाई कोर्ट ये कहती है solitary instance of prostitution, solitary instance of a prostitution in a place does not make the place brothel। ये मद्रास हाई कोर्ट का कहना है इन केस ऑफ सुशीला वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1982, देख लें, एक मिनट बताऊंगा जरा। हाँ 1982 CRLJ 702 ऐसा बताती है, एक केस है ये। एक और केस है AIR 1962 मद्रास 31 का, रेसिडेंस ऑफ ए सिंगल वुमेन हु practices prostitution for her own livelihood will not amount to a brothel। यदि कोई स्त्री अपना परिवार संचालन के लिए ये काम करती है, अपने घर पर पति नहीं है, मर गया, इज नॉट ए प्रोस्टिट्यूट। AIR 1962 मद्रास 31। Residence of a single woman who practices prostitution for her own livelihood will not amount to a brothel। समझ लें, अकेली है, कोई नहीं है साथ में। लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज पढ़ो ना, उसको लैंग्वेज को समझो। डेफिनेशन मैंने क्या कहा, जब तक आप सही तरीके से लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे, क्या कहता है, यही बारीकियां, दिस आर द लीगल पॉइंट्स। एक्चुअली क्या हम लॉ पढ़ते हैं जरूर, लॉ को समझते नहीं है। तो यहां ये निकल निकल के चीजें आ रही हैं। जब हम दूसरे के लिए धंधा करते हैं, दूसरे को कमा के देते हैं, बेर बेर करते हैं, अकेले करते हैं, मजबूरी है, वो नहीं कि इसमें आप फंसा दो उसको। क्या है ब्रोथल, ये समझने की चीजें हैं। अब ये क्या है, मुकदमा चलता है, 10 साल बाद ये जजमेंट आते हैं। तो रेजिडेंस ऑफ ए सिंगल वुमेन हु प्रैक्टिसाइज प्रोस्टिट्यूशन फॉर हर ओन लिवलीहुड विल नॉट अमाउंट टू ब्रोथल। अगली क्या कहती है, सोलिटरी इंस्टांस ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन इन ए प्लेस डज नॉट मेक द प्लेस ब्रोथल। सोलिटरी इंस्टांस, ओनली सिंगल चांस, नॉट ए ब्रोथल। 1996 में मद्रास हाईकोर्ट क्या कहती है, पेज 167 पर AIR के अंदर रिपोर्टेड है किताब। ये दोनों साइटेशन AIR में रिपोर्टेड है और ऊपर की जो बताई थी मैंने वो CRLJ में रिपोर्टेड है। AIR is a name of a book और CRLJ is also name of a criminal law journal, ऑल इंडिया रिपोर्टर है। AIR means ऑल इंडिया रिपोर्टर, CRLJ क्रिमिनल लॉ जर्नल। ये फुल नेम है, कंप्लीट नेम, शॉर्ट नेम लिखे जाते हैं। AIR 1986 मद्रास हाई कोर्ट, prostitution of a woman should be for the gain of another person। आप समझिए, देख रहे हो, prostitution of a woman should be for gain of another person
as to premises to be called brothel. ब्रॉथल हाउस कमाने के लिए जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए प्रोस्टिट्यूशन करे जिससे आर्थिक गेन हो, दैट इज ब्रॉथल। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं एक्ट को तो बाद में समझाऊंगा, पहले आपको लॉ तो समझाऊं, लॉ पॉइंट तो आपकी समझ में आए। जब तक लॉ पॉइंट भी समझ में नहीं आएंगे आप क्या समझोगे? खा इस एक्ट को पढ़ूं चला जाऊं पढ़ के, आपको कुछ नहीं फायदा आपका। आपने पढ़ लिया रट के पास हो जाओगे इसे। मैं रट के पास नहीं कराता आदमी, मैं तो रट के फेल हो जा ज्यादा अच्छा। समझ के पास हो, समझो आप। पास होना इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो आप पास हो जाओगे रट के, ये लाइफ में वकालत करनी है, जुडिशियल ऑफिसर बनना है आपको, पुलिस में जाना है, रटाई काम नहीं आएगी, समझना काम आएगा। तो इंटेलेक्चुअल बनना है। तो हम कहां थे? हम तो भूल भी जाते जल्दी यार। Prostitution of a woman should be for the gain of another person. तो गेन ऑफ अनदर पर्सन को भी समझ लो। एक्सक्यूज मी, हेलो, वीडियो बना रहा हूं, अभी बाद में बात करूंगा, बता। हम्म जरा से समझो इसको भी। Prostitution of a woman should be for the gain of another person as to the premises to be called brothel. जब तक दूसरे व्यक्ति के लिए पैसा ना बांटा जाए तब तक ब्रॉथल हाउस नहीं है। देखिए कितनी सारी डेफिनेशंस मैंने आपको, ये व्यूज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए पुलिस ऑफिसर जाएंगे, छापा मारेंगे, केस बना देंगे ब्रॉथल का ना, सजा नहीं हो सकता ऐसे। ये सारी रिक्वायरमेंट्स है जो आपको पता होनी चाहिए, ये सिद्ध करनी पड़ेंगी कोर्ट में। ये जो है ना वकीलों की फीस जो किसी की ₹1,00,000 होती है, किसी की 2 लाख होती है, कोई 5 लाख रुपए लेता है, ऐसी नहीं होती है। जैसे डॉक्टरों की फीस होती है ना, किसी की थोड़ी होती, किसी की ज्यादा। ये सब इंटेलेक्चुअल। आपने कानून के ऊपर कितनी पकड़ बनाई है, किस लेवल से बनाई है। ग्रेजुएशन करके ही एक आदमी IPS बनता है, IAS बनता है, सेक्रेटरी बनता है, विदेश सेक्रेटरी बनता है, और एक आदमी को नौकरी भी नहीं मिलती है ग्रेजुएशन। चक्कर बस ये कि इंटेलेक्चुअल का, कि आपने कितनी इंटेलेक्चुअल यूज की, आपने उसे समझा कितना, उसकी बारीकी पर कितना ध्यान दिया। चलिए, हमारा काम भाषण देना नहीं है, लेक्चर करना है। ये वाला लेक्चर, द पीपल ऑफ अपोजिट सेक्स कम्स टू एंड हैव इलिसिट इंटरकोर्स ऑन द प्रमाइसेस। ये भी एक डेफिनेशन है। पीपल ऑफ अपोजिट सेक्स कम्स टू एंड हैव इलिसिट इंटरकोर्स ऑन द प्रमाइसेस। अधूरी है ये, क्योंकि ये इस एक्ट के बनने से पहले की डेफिनेशन है। ये 1930 में दी गई एक डेफिनेशन है, जब ये एक्ट नहीं बना था। लेकिन हमारे एक्ट में क्या है? द एंटायर एपिसोड शुड बी फॉर मनी गेन फॉर अनदर। लैंग्वेज को समझो, बारीकी को समझो, एक एक शब्द का पोस्टमार्टम कर दो पूरे सेक्शन का। संधि विच्छेद कर कर चीजों को उठाओ पिक करो, उठाओ पिक करो, उठाओ पिक करो, फिर आपको बन के समझ में आएगा कि व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर टू एनेक्ट दिस एक्ट। क्या कहना चाहता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देखो, इन्होंने तो एक्ट छाप दिया, या तो ये इसके साथ साथ स्पष्टीकरण दे। स्पष्टीकरण ये देते नहीं। तो स्पष्टीकरण कौन देता है इसका? व्याख्या कौन करता है? व्याख्या करती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। दो ही आदमी को पावर है, लोअर कोर्ट नहीं करती व्याख्याएं। व्याख्या करती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनकी व्याख्याएं ही मान्य है। ये व्याख्या नहीं कर सकते, व्याख्या करने की पावर उनकी। हाँ, ये अपना व्यू दे सकते हैं, व्यू अप्रिशिएट भी हो सकता है, ऊपर जाके डिक्लाइन भी हो सकता है। तो व्याख्या, ये जो व्याख्याएं मैंने आपको बताई थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसे आप ध्यान में रखें, वेर सुने इसको। अब आते हैं, चलिए सेक्शन 3 के ऊपर बात करते हैं। नहीं, अभी थोड़ा सा और बताएंगे।
हम इस सेक्शंस में कुछ और रह गई है अभी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक डेफिनेशन और है जो AIR 1957 में डिस्कस हुई है। वैश्या एक स्त्री है जो अपने शरीर को इनडिस्क्रिमिनेट सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए विशेषकर किराए पर उपलब्ध कराती है। मेरी डेफिनेशन नहीं है, विद्वानों की डेफिनेशन है। मैं तो मानता ही नहीं विद्वान अपने को। वैश्या वह स्त्री है जो अपने शरीर को इनडिस्क्रिमिनेट सेक्सुअल इंटरकोर्स बारंबार के लिए विशेषकर किराए पर उपलब्ध कराती है। किराया, वर्ड किराया, तो मैं एक एक डेफिनेशन ऐसी सेलेक्ट करके लाया हूं कि ताकि ये एक्ट आपको समझ में आ जाए। डेफिनेशन पढ़ना, अरे सजा ये तो 2 मिनट में आप भी पढ़ लोगे। क्या सजा दी है, कितनी सजा दी है, ये तो आप भी पढ़ लोगे। कौन सी इसमें बड़ी बात है, याद कर लोगे। लेकिन इनको समझो, इन बारीकियों को समझो। तो क्या, किराए के लिए ऐसा काम कराना, हर जगह किराया। AIR 1929 बॉम्बे 266 पेज। AIR 229 बॉम्बे 266 पेज कहती है, ऐसी स्त्री पैसों के लिए ऐसे व्यक्ति से शारीरिक संबंध स्थापित कराती है जो वैधानिक रूप से उस औरत का पति नहीं है। समझिए, ऐसी स्त्री पैसों के लिए ऐसे व्यक्ति से शारीरिक संबंध स्थापित कराती है जो वैधानिक रूप से उस औरत का पति नहीं है। दैट इज कॉल्ड प्रोस्टिट्यूट। दीज आर द डेफिनेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स। ब्रोथल हाउस। अब ये सेक्शन तो तुम्हारे लिए 2-2 मिनट के चुटकियों में खत्म, चुटकियों में खत्म है। अब क्या रखा है इनमें, पहले ये समझना जरूरी था। तो ये बातें यदि आपको, ये मेरे 20 मिनट के लेक्चर में 30 मिनट में ये बातें जो मैंने बताने की कोशिश करी, यदि आपको समझ में आ गई तो कुछ नहीं, फिर एक्ट क्या है, कुछ भी नहीं, एक्ट क्या है, ये आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हो जाएगा, आपकी जिंदगी में काम आएगा। 4 लाइन पढ़ो लेकिन काम की पढ़ो। सेक्शन 3, इसमें वेश्यालय के संचालन की बात करता है। दैट इज कॉल्ड, संचालन की बात करता है सेक्शन 3। या ये कह सकते हैं कि ये ब्रोथल हाउस की बात करता है। सेक्शन 3 ब्रोथल हाउस की बात करता है। सेक्शन 3 वेश्यालय के संचालन, रख रखाव की बात करता है। सेक्शन 4 वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन यापन की बात करता है। सेक्शन 5 वेश्यावृत्ति के लिए व्यक्ति को प्रबंध करना, लाना, ले जाना, छोड़ना या व्यवस्थाएं बनाना रखना। सेक्शन 5 इस बारे में बात करेगा। सेक्शन 6 व्यक्तियों को वैश्यालय में रोकना, जबरदस्ती रोकने वगैरह के बारे में बात करेगा। सेक्शन 7 सार्वजनिक स्थानों पर वैश्यावृत्ति के बारे में बात करेगा, बताएगा आपको। सेक्शन 8 वैश्यालय में सेक्स के लिए बुलाना या वैश्यावृत्ति के लिए स्वयं को पेश करना, ये बुलाते ना, घा खा जा जा जा, ये सब सेक्शन 8 इस बारे में बताएगा। जो व्यक्ति कस्टडी में है या उसे लालच देकर इस गंदगी में धकेलना, खींचना, बुलाना, प्रलोभन देना, सेक्शन 9 उस बारे में बताएगा। इसमें ध्यान रखें, इसमें यदि वैश्यालय में मेजर लड़कियां हैं, मेजर लोग हैं, तो ऑफेंस इतना सख्त नहीं है, लेकिन यदि इसमें जैसी आपने माइनर बच्चे ले आए, इस धंधे में आपने 18 साल से कम की बच्ची या 16 साल से कम की बच्ची, 16 साल से कम की और 18 साल से कम की बच्ची इसमें लाई गई और उनके साथ ये पुष्टि हो गई मेडिकल रिपोर्ट में कि उनके साथ ये काम हुआ है, सेक्स हुआ है, तो आप ये समझो सजाएं बहुत ज्यादा है, मिनिमम 7 साल है, उससे कम नहीं। और अब जब से पॉक्सो एक्ट आ गया है तो पॉक्सो भी लगेगा, ध्यान रखना। जमानत होनी नहीं है इसमें, तो हो जावा थी जमानत, उसमें पॉक्सो 100% लगेगा। अब पॉक्सो जरूर लगेगा, इसके साथ पॉक्सो जरूर घुसेगा।
तो जो लोग इस धंधे को करते हो, इस केस धंधे को आसान समझते हो, उसे बंद कर दो। राष्ट्र हित में मत करना, अपने हित में जरूर कर लेना, क्योंकि तुम्हारी खैर नहीं। तो जो भी प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में इन्वॉल्व हैं, अगर नाबालिग लोगों को, बच्चों को इस धंधे में लाते हैं, प्रेशराइज करते हैं, प्रलोभन देते हैं, परेशान करते हैं, किस उद्देश्य से लाते हैं, तो वो लोग अपने बारे में सोच लें, भविष्य के लिए दिक्कत हो सकती है। आज के लिए तो अभी सेक्शन नहीं बताए मैंने सिर्फ आपको इसकी बैकग्राउंड बांधी और इस एक्ट को समझाने की कोशिश की। अगले टॉपिक में मैं आपको इसके सेक्शंस बताऊंगा। इसमें तो मैंने ये बताया ब्रोथल क्या है, वैश्यालय क्या है, ये सब बातें आपको बताई। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस सेक्शन में क्या सजा है और किस सेक्शन को किस लेवल से पकड़ना। अब आप इसमें जो मैंने समझाया ना, इसे समझने से आपके जहन में ये सेक्शंस बड़े आराम से बैठेंगे। अब जब तक इनको आगे को नहीं पढ़ो ना, किताब को पढ़ना ही आगे से चाहिए। पहले वो समझो कि डेफिनेशन में क्या कहना चाहता है, वो डेफिनेशन समझ में आएगी तो पूरा फंडा क्लियर होकर चलेगा आगे। तो इसलिए किसी चीज को पहले परिभाषा को पकड़ो, अगर परिभाषा समझ में आ गई तो आगे चल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले फंडा क्लियर होना चाहिए। चलो नमस्ते, आज के लिए इतना ही, नमस्कार। देखते हैं अगले टॉपिक में, देखते हैं, मिलते हैं फिर।